मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की लिखी इस कविता को जेपी आंदोलन से जोड़ने पर आंदोलन के विशाल रूप के बारे में पता चलता है। साल 1975 में आज ही के दिन देश में आपातकाल लागू हुआ था। आज का दिन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने लगा दी थी इमरजेंसी, और इमरजेंसी लगाने के पीछे क्या है कहानी, बताएंगे आपको। साथ ही में आज की बड़ी खबर के बारे में बताएंगे कि केजरीवाल और बीजेपी में कौन कितना सही और कौन कितना झूठ बोल रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेली बज़ शो और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। आज के शो के एपिसोड में क्या है खास, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन की डिमांड पर केजरीवाल और बीजेपी में जारी घमासान में कौन कितना सही है। वहीं ट्विटर और सरकार के बीच जारी विवाद में ट्विटर ने सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट क्यों किया लॉक। ये भी बताएंगे कि भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन क्यों रहा खास, और आरोपी सुशील कुमार के साथ फोटो सेशन कहां तक जायज है। और सुनाएंगे आपातकाल की कहानी कि आखिर इंदिरा को क्यों लगाना पड़ा आपातकाल। आज सुबह एक खबर आई कि केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। खबर में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट पैनल की रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें यह दावा किया गया है। कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पैदा हुए ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। अब इसकी शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा तब किए गए ऑक्सीजन संकट के दावे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब दिल्ली सरकार द्वारा 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग का शोर मचाया जा रहा था, तब दिल्ली को सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली की इस मांग के कारण करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई थी, क्योंकि तब की जा रही मांग के मुताबिक ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई दिल्ली में की जा रही थी। ऑक्सीजन टास्क फोर्स के मुताबिक 29 अप्रैल से 10 मई के बीच कुछ अस्पतालों में डेटा ठीक किया गया। दिल्ली सरकार ने इस दौरान 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई थी, जबकि करेक्शन के बाद ये डेटा 209 मीट्रिक टन पहुंचा। इस ऑडिट पैनल की रिपोर्ट के बाद दिल्ली की सियासत में हलचल हो गई। इस कथित रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी के कई नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश करते दिखाई दिए। दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल, अगर जरा भी शर्म बची है तो देश से माफी मांगो। रेल मंत्री पीयूष गोयल लिखते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद उम्मीद है कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार भी जिम्मेदारी तय करेगा। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा है कि आखिर सच बाहर आ ही गया, यानी केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर लिखा कि ऑक्सीजन की मांग जितनी थी उससे 4 गुना ज्यादा की और बाकी प्रदेशों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, उनको कमी पड़ी। शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे। संबित पात्रा ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी। वहीं बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ऑक्सीजन पर कोई कथित रिपोर्ट
है ही नहीं। बीजेपी नेता जिस तरह से तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि सच तो ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई है। हमने इसके कई सदस्यों से बात की। उनका कहना है कि उन्होंने तो अब तक रिपोर्ट साइन ही नहीं की है। अगर रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं हुई तो ये रिपोर्ट है कहां? मैं चुनौती देता हूं कि बीजेपी के नेताओं को वो रिपोर्ट लाएं जिसे अप्रूव किया गया हो। झूठ की भी इंतहा होती है। सुनिए मनीष सिसोदिया को। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? सिसोदिया कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल केंद्र सरकार को बदनाम कर रही थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में ऑक्सीजन ऑडिट टीम बनाई थी। इस टीम ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव भूपेंद्र एस भल्ला भी थे। इस रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली में जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई थी। संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा कि प्रिय मनीष सिसोदिया जी, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल के रिपोर्ट के बारे में तथ्य है। सत्य के प्रति आंखें मूंद लेने से सत्य बदला नहीं जाता। वहीं इसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे सदस्यों के सिग्नेचर वाली रिपोर्ट दिखाओ। ये रिपोर्ट बीजेपी कार्यालय में तैयार की गई है। हम इस बात को सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जिस रिपोर्ट पर इतना विवाद हो रहा है, उसकी हकीकत हम आपको समझाते हैं। दरअसल मई के पहले हफ्ते में कोविड की दूसरी लहर के दौरान उत्पन्न हुए ऑक्सीजन संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट सिफारिशों और कार्रवाई रिपोर्ट का साझा रूप है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव निपुण विनायक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए केंद्र सरकार ने नेशनल टास्क फोर्स की तीनों रिपोर्ट को शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया केंद्र सरकार का हल्फनामा कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि कोर्ट की ओर से बनाए गए टास्क फोर्स की रिपोर्ट का हवाला है। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय वी चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य और प्रशासन की जानी मानी हस्तियों को मिलकर 12 विशेषज्ञों की नेशनल टास्क फोर्स बनाई। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन की जरूरत, उपलब्धता और वितरण पर कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। पीठ ने दिल्ली के लिए अपनी ओर से लगे हाथ ऑडिट कमेटी बना ही दी। इसमें एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा और साथ केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त सचिव या उससे भी ऊपर दर्जे के एक अधिकारी को शामिल करने का आदेश दिया। टास्क फोर्स की कार्य अवधि 6 महीने तय की और रिपोर्ट तलब की। ये रिपोर्ट उसी कवायद का हिस्सा है जिसमें टास्क फोर्स ने दिल्ली के लिए बनी ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर अंतरिम रिपोर्ट के साथ साथ टास्क फोर्स की एक्शन टेकन यानी कार्रवाई रिपोर्ट और सिफारिशें भी शामिल हैं। टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिशों में भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देश भर में ऑक्सीजन के रणनीतिक बफर स्टॉक बनाने और मेंटेन करने को कहा है। कुछ उसी तर्ज पर जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का बफर स्टॉक रखा जाता है। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि शुरुआती जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि दिल्ली सरकार जितनी ऑक्सीजन की मांग कर रही थी, उतनी ऑक्सीजन के भंडारण का इंतजाम सरकारी तंत्र के पास था ही नहीं। टैंकर अगर खाली करने होते तो सरकार के पास उसे डंप करने का कोई इंतजाम नहीं था।
निजी अस्पतालों ने भी उन मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग रख दी थी जिनको उस समय ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। आपको बता दें कि रिपोर्ट बनाने वाली कमेटी की बैठक 13 मई को हुई थी। उस बैठक में कहा गया था कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की डिमांड से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग कर रही है। इस बात की जानकारी पूरी तरह से दिल्ली सरकार को थी, जिसके बाद 14 मई को दिल्ली सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। ऐसे में अगर सिसोदिया कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी तो ये गलत है। हम अगर एक पल के लिए मान भी लें कि कोई रिपोर्ट आई हो या फिर नहीं, पर एक बात तो सच है कि कोरोना के उस समय लोग अस्पतालों में मर रहे थे। उस वक्त केजरीवाल सरकार फ्रंट फुट पर खेल खेल रही थी। अब मौका बीजेपी के पास है, ये राजनीति है तो ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और अगली खबर ट्विटर और भारत सरकार से जुड़ी हुई है। नए आईटी रूल्स को लेकर भी सरकार और ट्विटर में काफी मतभेद है। अब ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ही ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया। हालांकि ये 1 घंटे तक के लिए रहा, लेकिन अब ट्विटर पर मंत्री ने निशाना साधा है। ट्विटर की दलील ये है कि उन्होंने कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। ट्विटर का स्क्रीनशॉट रविशंकर प्रसाद ने पहले कू ऐप पर शेयर किया और इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। उन्होंने कहा कि घंटे भर के लिए ट्विटर ने उनके अकाउंट को लॉक करके रखा है। रविशंकर प्रसाद पहले भी ट्विटर के नियमों को डबल स्टैंडर्ड्स बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ट्विटर अलग नियम मानता है, लेकिन भारत के लिए ये अलग हैं। अकाउंट लॉक होने के बाद अब ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी और भी बढ़ सकती है। अगली सुर्खी बनाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह आज यानी शुक्रवार को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दौरे पर थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि INS विक्रांत, जिसे स्वदेशी विमान वाहक पोत 1 या IAC-1 के रूप में भी जाना जाता है, अगले साल नौसेना में शामिल किया जाएगा। राजनाथ ने इसे भारत का गौरव और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। उन्होंने कहा IAC को अगले साल बेड़े में शामिल करना भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर एक बड़ा तोहफा होगा। रक्षा मंत्री ने साथ में ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि जल्द ही भारतीय नौसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 3 नौसेनाओं में शामिल होगी। जब हमारी सेना मजबूत होती है तो हमारा देश भी मजबूत होता है। रक्षा मंत्री ने ये कदम सराहनीय बताया है। अगली खबर सुशील कुमार से जुड़ी हुई है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, इसे आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ये तस्वीर सुशील कुमार की है। पहलवान सागर की हत्या के आरोपी सुशील कुमार को आज मंडोली जेल से तिहाड़ शिफ्ट किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सुशील कुमार के साथ सेल्फी ली। संगीन आरोपों में घिरा सुशील इस वक्त मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था। इस फोटो के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या उसे जेल के भीतर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सुशील ने जेल प्रशासन से कहा था कि उनकी जान को लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग से खतरा है। सूत्रों ने बताया था कि मंडोली जेल में सुशील अपनी सेल में चिंतित दिखाई दे रहा था। वो दिन भर चक्कर काटता रहता था। 23 मई को गिरफ्तार किए गए सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 2 जून को खत्म हुई और इसके बाद उसे मंडोली जेल में भेजा गया था। जेल संख्या 15 में सुशील को अलग सेल के भीतर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद कहा था कि 4 मई को रात करीब 1:15 से 1:30 के बीच छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवानों के 2 गुटों में झड़प हुई थी। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इसमें 5 पहलवान जख्मी हो गए। इसमें सागर, सोनू, अमित कुमार और 2 अन्य पहलवान शामिल थे। सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का वो बेटा था। बताया जा रहा है कि ये झगड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था। पुलिस को घटनास्थल से 5 गाड़ियों के अलावा एक लोडेड डबल बैरल गन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। सुशील कुमार का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो दोस्तों के साथ हॉकी स्टिक से सागर की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो घटना वाले दिन खुद सुशील कुमार ने अपने दोस्त के मोबाइल से शूट करवाया था ताकि कुश्ती सर्किट में उसका खौफ बना रहे। न जाने कितने नेता सेलिब्रिटी हैं जिन्हें जेल में विशेष ट्रीटमेंट मिलते हैं, जिनके लिए जेल असल में ससुराल होता है। सुशील कुमार पर हत्या का आरोप है और एक हत्या के आरोपी के साथ फोटो सेशन कराना पुलिस वालों को शोभा नहीं देता। आज के दिन साल 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। ये दिन भारत के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। अभी देश को आजाद हुए सिर्फ 28 साल ही हुए थे। 25-26 जून 1975 की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया।
अगली सुबह देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में न फैले, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशिष्ट सहायक आर के धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। आपको आपातकाल क्यों लगा, इस पर बता दें कि साल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजा नारायण को भारी मतों से हराया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजा नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और श्रीमती गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से ज्यादा पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। बावजूद इसके श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। इसी दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा बौखला गई थी। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इंकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। आपातकाल के दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपातकाल में क्या हुआ, ये सभी को पता है। ये एक काला अध्याय था जो भारत के लोकतंत्र में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज ही के दिन एक और कारनामा हुआ था। 25 जून 1983 को टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनी थी। आज के शो में बस इतना ही। आप अपनों का और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।